वेलकम टू द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4 करवाया जा रहा है, जो कि है मार्केट्स का। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स इन इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन देखते हैं मार्केट की। सो मार्केट इज़ अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट टू एक्सचेंज गुड्स सर्विसेज और रिसोर्सेज। तो सिंपली हम जो मार्केट है वो क्या है कि एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और एक्सचेंज किया जाता है। ख़रीदो फरोख्त होती है किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की, या फिर दूसरे रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी भी। तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम मार्केट देखें तो एक ऐसा सिस्टम है या जगह है जहाँ पर बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए गुड्स सर्विस या रिसोर्सेज। और ये इंट्रैक्शन फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है, और एनेबल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन को भी, और जो एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की सोसाइटी के अंदर। और मार्केट जो है वो फंडामेंटल होती हैं इकोनॉमिक प्रैक्टिस और थ्योरी के लिए, और ये सर्व करती है मैकेनिज़्म जिसके ज़रिए प्राइसेस को सेट किया जाता है और रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है एफिशिएंटली तौर पर। कॉन्सेप्ट जो है मार्केट का, इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आज के दौर में तो स्पेशली हम देखें तो कोई फिज़िकल लोकेशन भी ज़रूरी नहीं होती, वर्चुअल भी हो सकती है ये। जैसे कि ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं आज के दौर में, अगर हम देखें तो फिज़िकल जो है वो एक जगह ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के लिए कोई फ़िज़िकल जगह भी ज़रूरी हो, ऐसा नहीं होता। तो आज के दौर में वर्चुअल स्पेस भी हो सकते हैं। सो फिज़िकल एंड वर्चुअल मार्केट, सो दोनों तरह की मार्केट जो है आज के दौर में हम देखते हैं। एक तो फिज़िकल मार्केट है जहाँ पे लोग विज़िट करते हैं बाकायदा, और वर्चुअल मार्केट्स हैं जहाँ पे लोग बगैर विज़िट किए हुए ऑनलाइन जो है वो भी कर सकते हैं शॉपिंग। कोर मार्केट कंपोनेंट्स हैं, अगर हम कोर मार्केट कंपोनेंट की तरफ जाएं, जो इसके एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं मार्केट के, उसके अंदर डिमांड फ्रॉम बायर्स आती है और सप्लायर की तरफ से सप्लाई आती है, और मीडियम ऑफ एक्सचेंज जैसे कि मनी है। डिमांड कौन कर रहा है? बायर डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड होता है, और सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर्व होता है ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ। और होता क्या है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो मनी होता है, पैसे का इस्तेमाल करते हुए पैसे को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज के दौर में तो पैसा जो है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज़ किया जाता है। किसी दौर में जब तक करेंसी इन्वेंट नहीं हुई थी, तो उससे पहले जो है वो बार्टर सिस्टम होता था, तो सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता था। और मार्केट का जो है वो रोल है इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा। मार्केट जो है वेरी करती है। पहली चीज़ तो है साइज़ के अंदर मुख्तलिफ तरह की मार्केट होती है, आपने खुद देखा होगा कि कोई बड़ी मार्केट है तो कोई छोटी है। इसके अलावा इसका स्कोप में भी फ़र्क होता है, स्ट्रक्चर में भी। तो ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं तश्कील देने में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और जो आउटकम्स होते हैं उनको। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स। अब मार्केट को क्लासीफाई किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, उनको क्लासीफाई किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरह की मार्केट होती हैं, तो ये कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एरिया के हिसाब से भी जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। जैसे कि लोकल मार्केट हो गई, रीजनल हो गई, नेशनल हो गई, इंटरनेशनल हो गई। लोकल मार्केट जो होती है ये कि स्पेसिफिक लोकेलिटी तक महदूद होती है, या फिर कम्युनिटी तक, जहाँ पर बायर्स या सेलर जो है वो करीब होते हैं, तो वो लोकल मार्केट होती है। इसके अलावा जो है वो आ जाती है फिर रीजनल मार्केट, जिसके अंदर एक बड़ा जो है वो जोग्राफिकल एरिया जो है वो आता है, और इसके अंदर जो है वो मल्टीपल टाउन्स या सिटीज़ आ जाते हैं एक ही रीजन के अंदर। इसके अलावा नेशनल मार्केट होती है, जो कि एक कंट्री की बाउंड्रीज़ के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही होती है, विद इन अ कंट्री बाउंड्रीज़। और इसमें ट्रेड हो रही होती है बहुत से रीजन्स के दरमियान, यानी कि रीजन से भी ऊपर की मार्केट जो है वो होती है। और ये मार्केट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी होती है, और इसके अंदर वाइड रेंज शामिल होती है गुड्स और सर्विसेज की। और इससे भी आगे हम चलें तो फिर इंटरनेशनल मार्केट आती है, जिसमें ट्रेड होती है नेशनल बॉर्डर्स के अक्रॉस, यानी कि नेशनल बॉर्डर्स फिर लिमिट नहीं है यहाँ पर। नेशनल बॉर्डर्स से आगे जाती है ट्रेड, और उसमें फिर एक्सचेंज होती है गुड्स और सर्विसेज, और इवन के कैपिटल की भी कंट्रीज़ के दरमियान। और ये मार्केट जो इन्फ्लुएंस होती है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। अब जब ग्लोबल हो रही है, जब ट्रेड इंटरनेशनल हो रही है, तो फिर जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है, फिर वो कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस का असर पड़ता है। और इसके अलावा जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं और जो करेंसी एक्सचेंज है उससे भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि रुपी डॉलर का जो रेट चल रहा है, अगर डॉलर
जो वो ज़्यादा महंगा होता है, तो हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उनकी प्राइस में इजाफा हो जाता है। और इवन के कुछ लोकल प्रोडक्ट्स में भी अगर उनकी भी रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट किया जा रहा है तो। सो नाउ द क्लासिफिकेशन बाय टाइम। अब मार्केट्स को जो है वो बाय टाइम, वक्त के हिसाब से भी क्लासीफाई किया जाता है। एक तो ये कि इसके साथ एरिया वगैरह के हिसाब से, जगह के हिसाब से, लेकिन बाय टाइम, वक्त के हिसाब से भी। अब जो मार्केट को टाइम के हिसाब से किया जाता है वो बेस करता है उनकी ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि उनकी जो ड्यूरेशन है एग्जिस्टेंस की वो कितनी है, या जो टाइम फ्रेम है जिसमें ट्रांजैक्शन होती है। और इसके अंदर जो है वो फिर शॉर्ट पीरियड वाली मार्केट आ जाती है, लॉन्ग पीरियड, और कुछ ये सेकुलर पीरियड वाली मार्केट भी होती हैं। शॉर्ट पीरियड वाली जो मार्केट होती है टिपिकली जो है इसमें ये जो जुड़ी होती हैं ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं। ऐसे गुड्स होते हैं जिनको जल्दी बेचना ज़रूरी होता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई। ये शॉर्ट टर्म के अंदर आ जाती हैं क्योंकि इनमें जल्दी बेचना होता है, अदरवाइज़ ये चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और ये मार्केट होती है लिमिटेड टाइम के लिए, और ये रिक्वायर भी इसमें यही होता है कि रैपिड ट्रांजैक्शन की जाए, जल्दी से जल्दी ट्रांजैक्शन, ताकि स्पॉइलेज को रोका जा सके, ख़राब ना हो चीज़ें। और लॉन्ग टर्म मार्केट जो है डील करती है ड्यूरेबल गुड्स में। अब ये लॉन्ग पीरियड की जो होती हैं ये जो है डील करती हैं ड्यूरेबल गुड्स में, ऐसे गुड्स जो कई सालों तक रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गए, फर्नीचर हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, गाड़ियाँ वगैरह। और ये मार्केट जो है वो इनमें जो है वो ये होता है कि एक्सटेंडेड नेगोशिएशन होती है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। और इसके अलावा जो सेकुलर मार्केट्स होती हैं ये एग्जिस्ट करती हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और इनमें ये होता है कि स्टेबल और कंटिन्यूस ट्रेड एक्टिविटीज़ होती हैं, और इनमें कमोडिटीज़ या सर्विसेज होती हैं जिनकी कंसिस्टेंट डिमांड होती है वक्त के साथ। सो क्लासिफिकेशन टाइम जो बाय टाइम जो इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जो डायनामिक है डिमांड और सप्लाई का, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो डिफरेंट मार्केट सिनेरियो में। नाउ द क्लासिफिकेशन बाय नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है इसके हिसाब से भी मार्केट्स को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे कि स्पॉट मार्केट हो गई और फ्यूचर मार्केट्स हो गई। स्पॉट मार्केट की हम बात करें तो स्पॉट मार्केट वो होती है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज जो है वो उनको एक्सचेंज किया जाता है, इमीडिएटली तौर पर एक्सचेंज किया जाता है। पेमेंट और डिलीवरी जो है वो सेम टाइम के ऊपर हो रही होती है, जो पेमेंट की और जो डिलीवरी हुई वो सेम टाइम के ऊपर हुई। और ये मार्केट जो है वो कॉमन होती है एवरीडे, रोज़मर्रा के जो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हैं। ट्रांजेक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और ऑन दी स्पॉट होती है। इसके अलावा फ्यूचर मार्केट्स होती हैं जहाँ पर एक एग्रीमेंट होता है कि बाय या सेल किया जाएगा गुड्स को एक फ्यूचर डेट पे, इसी से इनको फ्यूचर कहा जाता है कि इसको फ्यूचर डेट के ऊपर करेंगे। और एक एग्री प्राइस होता है एडवांस के अंदर ही, एडवांस में ही एग्री प्राइस होता है। और ये मार्केट जो है वो ज़्यादा तौर पे हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ में जो ट्रेडिंग है वहाँ पे पाई जाती हैं। ट्रेडिंग कमोडिटीज़ में जैसे कि ऑयल हो गया, वीट हो गया, और इसके अलावा जो मेटल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो हैज करते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन से मुकाबला करने के लिए जो है इन मार्केट्स का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। और फ्यूचर मार्केट के अंदर रिक्वायर होता है कॉन्ट्रैक्ट्स भी, और अक्सर ये रेगुलेट भी इनको किया जाता है ताकि फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी भी हो। सो अंडरस्टैंड करना जो नेचर है ट्रांजैक्शन की, ये हेल्प करता है असेस करने में मार्केट रिस्क, फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजीज और मैनेज करने में सप्लाई चेन को इफेक्टिवली। नाउ दी क्लासिफिकेशन बाय रेगुलेशन। अब रेगुलेशन के हिसाब से हम देखें तो उसमें रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड आ जाती हैं। सो रेगुलेटेड मार्केट ऐसी होती हैं जो कि गवर्न होती हैं बाय लॉ, रूल्स भी और अथॉरिटीज़ भी, इनको रेगुलेट किया जा रहा होता है। ये रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं, लॉज भी अथॉरिटीज़ की तरफ से निगरानी की जा रही है और इंश्योर किया जाता है, फेयरनेस होती है, फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी होती है और पार्टिसिपेंट की प्रोटेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल लें तो जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गई, इनको मॉनिटरेट किया जाता है रेगुलेटरी बॉडीज़ जैसे SECP वगैरह, SEC सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, या फिर पाकिस्तान का SECP हो गया। अच्छा, ये मार्केट जो है वो रिक्वायर करती हैं कंप्लाइंस होना लीगल स्टैंडर्ड के साथ भी, और अक्सर इसमें शामिल होता है रिपोर्टिंग भी और ऑडिटिंग मैकेनिज्म भी। इसके मुकाबले में अनरेगुलेटेड मार्केट्स आती हैं। ऐसी मार्केट्स होती हैं जो कि बगैर फॉर्मल इनमें कोई फॉर्मेलिटी हमें इतनी दिखाई नहीं देती, और ये सिर्फ ट्रस्ट और जो है नेगोशिएशन वगैरह के ऊपर होती हैं, तो इसी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं।
क्योंकि ये रेगुलेट नहीं किया जा रहा होता इनको किसी भी अथॉरिटी वगैरह की तरफ से, और लॉज और रूल्स का भी ख्याल इनमें नहीं रखा जा रहा होता, और बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज़ भी फिर हम इसमें देख सकते हैं कि होती हैं, जैसे कि फ्रॉड भी हो जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं होती इसमें। सो रेगुलेशन जो है वो क्रूशियल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क कि जो भी कानूनी दायरा है उसके मुताबिक काम किया जाए, एथिकल कंसिडरेशन अखलाकियात का जो दायरा है वो भी, और जो रिस्क मैनेजमेंट है, और फिर रिस्क को भी मैनेज किया जाए। नाउ द क्लासिफिकेशन बाय कंपटीशन। अब जो क्लासिफिकेशन बाय कंपटीशन, और सबसे ज़्यादा जिन मार्केट्स का इकोनॉमिक्स के अंदर आप देखते हैं, हर बुक के अंदर तकरीबन इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर जितनी भी टेक्स्ट बुक्स हैं आपको ये दिखाई देगा, ये वाली जो मार्केट्स होती हैं बाय कंपटीशन, और इसमें जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली आ जाती है। सो अब परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मार्केट होती है जिसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं और कोई बैरियर भी नहीं होता इसमें, तो बहुत सारे सेलर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे होते हैं, ये एक जैसी प्रोडक्ट जो है ये ऑफ़र कर रहे होते हैं। और इसी वजह से जब सारे सेलर जो है वो इतने सारे सेलर हैं और एक जैसी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं तो उनका मार्केट प्राइस के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होता, क्योंकि अगर एक सेलर जो है वो चेंज करेगा तो बाकी भी फिर उसी के मुताबिक रिएक्ट कर सकेंगे, और इसी से फिर एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होता है। और इसके मुकाबले मोनोपोली हम देखें तो वो बिल्कुल ही उलट चीज़ है, एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर एक ही सिंगल सेलर या तो होगा, सिरे से एक ही सेलर होगा, या एक ही सेलर डोमिनेट करेगा पूरी मार्केट को, और यूनिक प्रोडक्ट होगी उसकी ऐसी कि उसका सब्सटीट्यूट ही मौजूद नहीं होगा, यानी कि उसका मुतबादिल नहीं होगा कि ऐसी प्रोडक्ट के उसके मुकाबले में कोई और प्रोडक्ट हो ही नहीं, और उसी की वजह से फिर वो हाई प्राइस चार्ज करेगा और कंज्यूमर के पास बहुत कम चॉइस होती है। जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो मोनोपोली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से है अभी तक, तो उसकी वजह से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्राइस भी ज़्यादा हाई चार्ज होते हैं, कंज्यूमर के पास चॉइस भी नहीं होती और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं रहता। तो मोनोपोली का जो फ़ायदा होता है वो प्रोड्यूसर को ज़्यादा होता है, और जो कंज्यूमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होता है मोनोपोली के अंदर। इसके अलावा फिर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे सेलर होते हैं जो कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहे होते हैं, और फिर इसमें ये होता है कि ब्रांड लॉयल्टी आती है, ब्रांड लॉयल्टी मैटर करती है, और जो है वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो वेरी करती है। एग्जांपल अगर लें तो रिटेल और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसमें हम कह सकते हैं कि आ सकती है। और इसके अलावा ओलिगोपोली की हम बात करें, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत कम सेलर हमें दिखाई देते हैं, होते हैं। ये मोनोपोली की तरह तो नहीं है कि कोई एक ही सेलर होगा, लेकिन कम सेलर होते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा तादाद नहीं होती, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और उसी से फिर कोल्यूशन भी कभी कभी हो जाता है आपस में, वो सेलर अगर कम होते हैं तो कभी कभी वो लोग मिल जाते हैं, अगर उनके दरमियान कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और उनको लॉस वो फील करते हैं, या ये चाहते हैं वो कि कंपटीशन को ख़त्म करें और हम जो है वो मोनोपोली वाला काम करें, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो कम सेलर्स आपस में एक दूसरे से मिल के कोल्यूट कर लेते हैं और फिर वो प्राइस कंट्रोल कर लेते हैं, और वो फिर मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाती है ओलिगोपोली। सेलर तो रहेंगे कुछ, लेकिन वो मोनोपोली की तरह करते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ पर गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे हम ऐसा रहा है, अगर पिछले हम डेकेड में देखें। और इसमें टेलीकम्युनिकेशन भी आ जाता है, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा जो है वो फर्म्स नहीं हैं, और एयरलाइंस वगैरह भी इसके अंदर आ जाती हैं। सो ये जो मार्केट्स हैं ये सबसे ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है जिनको, और इनमें से क्वेश्चंस भी सबसे ज़्यादा आते हैं। अंडरस्टैंड करना कंपटीशन लेवल जो है वो हेल्प करता है एनालाइज करने में मार्केट बिहेवियर, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कंज्यूमर वेलफेयर भी, और प्रैक्टिकल यूज़ भी इन मार्केट्स का बहुत ज़्यादा है। तो ये थी आज की वीडियो, आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।